हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उसकी प्रस्तावना होती है, जिसमें संविधान के प्रमुख उद्देश्यों और प्रयोजनों को स्पष्ट किया जाता है। प्रस्तावना देश के जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति होती है और संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान का क्या सार है, इसको स्पष्ट करती है। संविधान के समस्त उपबंध प्रस्तावना में निहित होते हैं। प्रस्तावना में जिन तथ्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को दिया जाता है, वे कहीं ना कहीं समूचे संविधान में विद्यमान होते हैं। अन्य संविधानों की भांति भारतीय संविधान का प्रारंभ भी एक प्रस्तावना से होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थी। भारतीय संविधान की अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार और बंधुत्व के सिद्धांत से परिपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय हमारे संविधान के मुख्य बिंदु हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन सबको सम्मिलित किया गया है। सामान्य तौर पर प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग होती है और यह संविधान की आत्मा होती है। प्रस्तावना शासन की प्रणाली को स्पष्ट करती है कि शासन का क्या स्वरूप होगा, वो लोकतंत्रात्मक होगा या अधिनायक तंत्रवादी होगा। प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है। प्रस्तावना के द्वारा राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से जो शासन करता है, उनके क्या कर्तव्य होंगे, यह प्रस्तावना इनकी ओर इंगित करती है। प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है और यह हमारे शासकों को निर्देशित करती है कि वो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव पर 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक विचार विमर्श संविधान सभा के द्वारा किया गया। 22 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित वाद विवाद का उत्तर दिया और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग अभी तक संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी और बाद में स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब भारत का विभाजन हो गया, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किए गए। 30 मई 1947 को BN राव के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रस्तावना का रूप बदला हुआ था। 18 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव में जो परिवर्तन किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संघ के बारे में जो धारणा लेकर चल रहा था, परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन किए गए और बाद में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना में जो परिस्थितियां बदल गई थी, उनके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए थे, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को इस प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को प्रारूप प्रस्तावना पर विचार किया और इसको बाद में संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, वो संक्षिप्त है और वो हमारे भारतीय संविधान की संपूर्ण आत्मा का चित्रण करती है। 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया और वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग बने। भारतीय प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यह संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। प्रस्तावना, यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग बाद में कहा गया है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। यह संविधान किसी बाह्य सत्ता के द्वारा हमारे ऊपर आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि इस संविधान का निर्माण हम सब भारतीय नागरिकों के द्वारा किया गया है। प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित जो प्रभुसत्ता है वो सब जनता से प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यह है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया हुआ और स्वीकृत किया है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से हमारे शासन के क्या उद्देश्य होंगे, इनको स्पष्ट किया गया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका किस तरह से इन उद्देश्यों के अनुसार कार्य करेगी, यह प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमारे संविधान निर्माता यह जानते थे कि स्वतंत्रता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त होना चाहिए, सभी को समानता प्राप्त होनी चाहिए और सभी आपस में मिलजुल कर रह सकें। इसलिए ये 4 उद्देश्य शासकों के समक्ष प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा रखे गए थे। प्रस्तावना की तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और वैदेशिक मामलों में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, लेकिन अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है। आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में वो किसी के भी अधीन नहीं है। उसकी आंतरिक दृष्टि से और बाहरी दृष्टि से वो सर्वोच्च है और ब्रिटिश शासन का नियंत्रण अब समाप्त हो गया है। ये संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द के द्वारा प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान बाहर की किसी सत्ता के द्वारा सौंपा गया नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण प्रभु संपन्न जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है। प्रस्तावना में चौथा जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है वो है लोकतंत्रात्मक संविधान। हम भारतीय लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे और उनके अत्याचारों को सहन करा था। इसलिए हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना की जाए। लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए, और संपूर्ण जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक ऐसा राज्य होगा जिसमें स्त्री पुरुष सबको समानता प्राप्त होगी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होगी और समाज में आर्थिक शक्ति का समानतापूर्वक वितरण किया जाएगा। किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा और
अंतिम रूप से शासन संबंधी जो शक्ति होगी वो जनता में निहित होगी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किए जाएंगे। तो हमारा यहाँ ना केवल लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, बल्कि जो हमारा संविधान है उसमें लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जनता को स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक न्याय, राजनीतिक अधिकार आदि भी प्रदान किए गए। प्रस्तावना की 5वीं विशेषता ये है कि गणराज्य है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गणराज्य से तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ जो राज्य प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो संवैधानिक शासक होता है वो अपना पद या तो वंशानुगत आधार पर प्राप्त करता है, जैसे कि ब्रिटेन में, या वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, इसलिए भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक संविधान है। प्रस्तावना की 6ठी विशेषता है न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है और हमारे संविधान निर्माता क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और स्वतंत्रता और समानता की स्थापना स्वतंत्रता और समानता के लिए न्याय अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में जाति, वर्ण, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कमज़ोर वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए प्रयासरत हो। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्याय पूर्वक वितरण होना चाहिए और आर्थिक संसाधन केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होना चाहिए, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, बल्कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। प्रस्तावना की नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्रता और इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि यह नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। विचार अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखने, मतदान में भाग लेने, उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने, प्रतिनिधियों को चुनने और सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने जैसे राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। प्रस्तावना की नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के द्वारा किसी भी विभिन्न धर्मों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा यह माना गया है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की उपासना करने का पूर्ण अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है और इस तरह से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना का एक जो संविधान निर्माता का उद्देश्य था वो इसके द्वारा पूरा गया है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को 22वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना की नेक्स्ट विशेषता है समानता या समता। समता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जाति, वंश, लिंग या अन्य किसी आधार पर
व्यक्ति या व्यक्ति के मध्य अंतर नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार समान श्रम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण नहीं होने देना चाहिए। हमारे संविधान में नागरिकों को स्थान और अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रस्तावना की आखिरी विशेषता है राष्ट्रीय एकता। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, संस्कृति के आधार पर विविधता पाई जाती है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि इन विभिन्नताओं के होते हुए भी, इन विभिन्नताओं को बनाए रखते हुए भी भारत में एकता की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में सामने आ सके। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया कि वो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना उनमें जागृत हो और राज्य के या राष्ट्र के प्रति वो देशभक्ति की भावना रखें और नागरिकों के मध्य बंधुत्व या स्नेह की भावना होगी तो राष्ट्रीय एकता भी दृढ़ होगी। इस प्रकार प्रस्तावना में निहित इन आधारों पर संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने का कार्य किया। ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं और इनके द्वारा हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है।